आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और दमदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि मोस्ट वांटेड विक्रम सिंह उर्फ पपला गुर्जर गिरफ्तार कर दिया गया। बहरोड थाने पर फायरिंग कर फरार हुआ था। 6 सितंबर 2019 को बहरोड थाने पर पपला ने फायरिंग की थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पपला की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद डीजीपी एमएल लाठर ने पूरी जानकारी दी। कोल्हापुर में उधम सिंह यानी कि नाम बदलकर पपला रह रहा था। जिया उर्फ शहर नाम की महिला संग पपला रह रहा था और वहां जिम ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा था। कोल्हापुर में ही एड्रेस से पपला ने बाकायदा आईडी कार्ड बनवा लिया था, आधार कार्ड बनवा लिया था। मुख्यमंत्री गहलोत ने पुलिस की कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर दरअसल यही कि पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर दिया गया है। जो एक दाग पुलिस पर था उसको आज खो दिया गया है। एक बड़ी कामयाबी जो कोल्हापुर से मिली है, पपला को गिरफ्तार किया गया। उस दौरान बाकायदा एक फोटो भी सामने आया और अब तो वीडियो ही सामने आ गया है। इस वीडियो में जरा देखिए पपला किस तरीके से खाकी के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए, रहम की भीख मांगते हुए, शायद उसको भी ये अंदाजा नहीं होगा कि जिसके सितारे अपने आप में वो खुद इतने बुलंद समझता था कि वो कुछ भी करेगा और चलेगा, आज वो जमीन पर है और पाप की दुनिया का उसका अंत हो रहा है। राजस्थान पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। कोल्हापुर में 3 मंजिला मकान से उसको गिरफ्तार किया, उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया है और जयपुर कभी भी वो पहुंच सकता है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले न सिर्फ उस मकान की तस्वीर आपको दिखाई थी जिसमें पपला रह रहा था, बल्कि वो आधार कार्ड भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको दिखाया था जिसमें उसका नाम उधम सिंह था, जिसमें 1997 डेट ऑफ बर्थ थी। मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, ऐसा लगता है मानिए बहरोड थाने के अंदर आज सुकून की सांस ली जा रही होगी और पुलिस थोड़ा सीना ज्यादा चौड़ा करके बाहर निकल रही होगी। देखिए विजेंद्र, निश्चित तौर पर न केवल बहरोड थाने की पुलिस की बल्कि राजस्थान पुलिस का सीना चौड़ा हो गया है जी। और इस वीडियो में जिस तरह पूरी टीम दिख रही है वो सारे जवान हैं जो लगातार लगे थे इसकी तैयारी में कि कैसे पपला को गिरफ्त में लाया जाए जी। और आखिरकार वो बदमाश जो राजस्थान की पुलिस को ठेंगा दिखा गया था, चुनौती दे गया था, वो बदमाश अब पुलिस के कब्जे में है। अश्विनी, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं क्या उसमें से आप पहचान पाएंगे कि बहरोड से कितने हैं? देखिए, इसमें अलवर और भिवाड़ी दोनों ही पुलिस जिलों के थानाधिकारी कुछ हैं। इसमें एसपी सिद्धांत शर्मा जो आप गूगल पहने हुए दिख रहे हैं वो सिद्धांत शर्मा है। शाहजहांपुर थानाधिकारी इसमें दिख रहे हैं, अरावली विहार थानाधिकारी इसमें दिख रहे हैं, कई सारे ERT के जवान इसमें दिख रहे हैं, दूसरे कांस्टेबल्स हैं वो इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहे हैं। 6 महीने पहले जो जिम्मेदारी दोबारा से दी गई थी सिद्धांत शर्मा को वापस निमना भेज के, और ये कहा गया था कि उनका सिर्फ एक काम है कि पपला को गिरफ्त में लाना है, वो उस काम को करने में कामयाब हुए हैं और निश्चित तौर पर अलवर और भिवाड़ी दोनों ही पुलिस जिलों का नाम इसमें ऊंचा हुआ है। जो पपला की फरारी के बाद सवाल उठने लगे थे उनका जवाब ये मिला जी। अश्विनी, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज बाकायदा डीजीपी एमएल लाठर को हम सुन रहे तो उन्होंने कहा था कि जिस संबंधित थाने से जुड़ा मामला होता है अमूमन उसी थाने के अंदर आरोपी को लाया जाता है और वहीं से फिर आगे की कार्रवाई शुरू होती है। तो माने कि अगर जयपुर एक बार पपला अभी जाएगा तो नियमित रूप से वो बहरोड की ही सलाखों में रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जब कोर्ट की तरफ से जेल भेज दिया जाएगा उसके बाद तो हो सकता है कि बहरोड की बजाय दूसरे किसी भी हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाए पपला को, लेकिन पहले कोर्ट में पेश करना होगा। पपला को लाया जा रहा है। जो दूसरी टीम थी, जो सारे पुलिसकर्मी और दूसरे लोग दिख रहे हैं, वो सड़क मार्ग से आ रहे हैं, जबकि पपला को साइड से लाया गया है। बाकी लोग भी पहुंचेंगे, पपला को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट जब जेल भेजने का आदेश देगी तो हो सकता है कि हाई सिक्योरिटी जेल में हम भेजा जाए बजाय कि बहरोड की जेल में रखेंगे। जी अश्विनी, बहरोड पुलिस थाने में कुछ अलग से सुरक्षा आपको दिखाई दी है? जाब्ता बढ़ाया गया है। जिस तरह भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वो लोग टीम ने अच्छा काम किया है तो तारीफ के काबिल है, टीम को इनाम की बात भी हो रही है। डीजीपी स्तर पर पूरी टीम ने काम किया है
उस टीम को इनाम की बात हो रही है। और क्योंकि पपला को कोर्ट में पेश किया जाना है, उसके लिए भी अलग से जाब्ता लगाने की बात हो रही है। जी अश्विनी, आपने अभी सुना होगा कि 4 साल आनंदपाल को एनकाउंटर हुए हो गए हैं। उसके बाद पुलिस जो अधिकारी उसमें मौजूद थे, उनमें से कईयों के प्रमोशन और कई अवार्ड की बात हो रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि एनकाउंटर से ज्यादा मुश्किल होता है एक मोस्ट वांटेड को, कुख्यात को जिंदा पकड़ना। ऐसे में माने कि जो टीम यहां पर है उसको देर सवेरे से ही एक बड़ा प्रमोशन मिलेगा। निश्चित तौर पर मिलेगा विजेंद्र, और जिंदा पकड़ना ज्यादा मुश्किल काम होता है। 5 लाख का इनाम सिर्फ राजस्थान से था, इसके अलावा हरियाणा से भी इनाम था। हरियाणा में भी कोर्ट से फरार हुआ था, जिसमें बाद में एएसआई की मौत हो गई थी, से गोली लगी थी। हरियाणा पुलिस को भी लंबे समय से इंतजार था पपला का। वो बहुत सारे केसेस जो पपला पे चलेंगे और ट्रायल होगा, उसमें सजा होगी, वो एक अलग बात होगी। लेकिन जिस टीम ने काम किया है, निश्चित तौर पर उसे पार करेगा। जी बिल्कुल अश्विनी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कभी भी पपला जयपुर पहुंच सकता है और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी फर्स्ट इंडिया आपको दिखाएगा। लेकिन अब बात करते हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम की, जहां साधारण सभा की बैठक विद्युत समिति का अध्यक्ष बनाया गया है शील दबाई को। वार्ड 1 से 50 तक रश्मि सैनी को बनाया गया विद्युत समिति अध्यक्ष। वार्ड 50 से 100 तक सुप्रीत बंसल को विद्युत समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मनीष शर्मा को वार्ड 100 से 150 तक का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भवन समिति का अध्यक्ष बनाया जितेंद्र श्रीमाली को। अपराधों का शमन समझौता समिति का अजय सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास समिति का मीनाक्षी शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया। लोक वाहन समिति का विनोद चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। लाइसेंस समिति का रमेश सैनी को अध्यक्ष बनाया गया है। फायर समिति का पारस जैन को अध्यक्ष बनाया गया है। सांस्कृतिक समिति का दुर्गेश नंदिनी को अध्यक्ष बनाया गया है। पशु नियंत्रण एवं संरक्षण समिति का अरुण वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। होर्डिंग्स और नीलामी संपत्ति का प्रवीण कुमार यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय सहकारी आजीविका मिशन समिति का अर्चना शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया और उद्यान समिति का राखी राठौड़ को अध्यक्ष बनाया गया है। किए गए और सफाई से संबंधित जो पूरे जयपुर ग्रेटर की समस्या थी, उस समस्या को निराकरण के लिए भी जो भी खामियां जो थी उसके लिए भी आदेश दिए गए हैं। साथ में जो भी प्राइवेट कंपनी काम कर रही है देन उनके खिलाफ भी 1 महीने के अंदर अंदर जो भी कार्रवाई करके और निगम अपने स्तर पे या फिर अन्य वैकल्पिक कोई भी व्यवस्था तलाश की जाए, जिससे जयपुर शहर, जयपुर ग्रेटर स्वच्छता सर्वेक्षण हमारे सामने है बिल्कुल, तो हम उसमें अच्छे से अच्छे रैंकिंग के लिए आए, अच्छा काम करके दिखाएं। मैडम, एक पार्षद ने सवाल खड़ा किया है वेतन भत्तों को लेकर। उन्होंने कहा कि निगम पर ऑलरेडी कर्जा है और वार्ड छोटे हो गए, ऐसी स्थिति में इसको अभी स्थगित कर देते हैं। ये सभी पार्षदों के जो प्रस्तावित 150 एजेंडे थे, उसी एजेंडे के हिसाब से हमने ये एजेंडा बनाया और उसके साथ ही सभी पार्षदों ने इसको पास किया गया। और अगर किसी का विरोध है तो उसको देखेंगे पुनः। आपने बोला कि 150 पार्षदों ने को एजेंडा दिया, उसके हिसाब से तैयार किया गया। अब 150 पार्षद ने एक साथ बहुमत के डीवीजी कंपनी को हटाने की बात कही है, तो अब आप क्या करने वाली है? वो उसमें 30 दिन के अंदर उस पर जो है इन एजेंडे वाइज जो भी हमारे पार्षदों के डिस्कशन थे उस पर कार्रवाई करके विधिक राय के साथ में हम इसको करके और हम दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं साहब का टीका इंचार्ज की भागदौड़। एसएमएस अस्पताल में आज दिखा एक रोचक नजारा। दरअसल अधीक्षक साहब को लगाना था कोरोना का टीका, लेकिन टीकाकरण इंचार्ज को नहीं थी इसकी कोई खबर। ऐसे में इंचार्ज साहब 3 बजे ही हो गए सेंटर से इधर उधर। फिर अचानक जैसे ही अधीक्षक साहब ने उन्हें फोन लगाया तो खुद के बचाव में आए इंचार्ज साहब ने दौड़ लगाई, लेकिन जब तक वो पहुंचे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर तक तब तक अधीक्षक साहब लगा चुके थे कोरोना की वैक्सीन। इस घटनाक्रम से एक बार भी इंचार्ज साहब की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि वो वहां पर मौजूद नहीं थे और अचानक से जब ये जानकारी लगी तो उन्होंने दौड़ भी खूब लगाई, लेकिन अफसोस वो देरी से पहुंचे और इंचार्ज साहब की यकीनन इसके बाद हवाइयां उड़ी होंगी, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही होगी कि वो वहां पर मौजूद होंगे। अधीक्षक साहब पहुंचे तो इंचार्ज साहब नहीं थे। वैक्सीनेशन सेंटर पर अधीक्षक साहब पहुंचे, उन्होंने कोरोना का वैक्सीन भी लगवा लिया, तब तक भी इंचार्ज साहब नहीं पहुंचे और इस वजह से उनकी हवाइयां उड़नी लाजमी। जयपुर डिस्कॉम में चौथ वसूली का खुला खेल। बात करौली जिले की सहायक अभियंता कार्यालय के अधीन संचालित जीएसएस के भुगतान में लेट लतीफी
और भुगतान के एवज में अभियंता खुलेआम मांग रही खुद का कमीशन। JEN से ठेकेदार की वार्ता का वीडियो हो रहा वायरल। आश्चर्य यह है कि उच्च स्तर पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों डिस्कॉम की छवि खराब कर रहे हैं टेक्नोक्रेट, और ये कब तक खराब करते रहेंगे? खुला खेल अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो भरोसा उठेगा, छवि को नुकसान होगा। JEN से ठेकेदार की वार्ता का वीडियो वायरल हो रहा है। कमाल की बात जो है वो ये कि उच्च स्तर पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अब बात करते हैं पाली के सियासी गलियारों की रोचक गपशप की। आखिर कौन है पाली जिले की सत्ता का नया केंद्रीय सवाल है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की पाली में जबरदस्त पकड़ है और इन ब्यूरोक्रेट की धर्मपत्नी भी पाली के सोजर क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय है। आम लोग भी अपनी समस्याएं लेकर उन्हीं के पास पहुंचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेता शोभा चौहान ने भी खुद को सक्रिय कर दिया है। अलबत्ता शोभा चौहान को मिला कई तजुर्बेकारों का भी साथ। क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं के अलावा संघ परिवार का भी शोभा के साथ है, लेकिन निकाय चुनाव में कौन जीतेगा बाजी ये बताएगा कि सिर्फ आने वाला वक्त किसका और कौन वहां का बड़ा नेता। SGST ऑफिसर ट्रांसफर स्कैंडल पर राजेंद्र छाबड़ा की विशेष रिपोर्ट। आखिर क्यों हो रही स्टेट GST विभाग के तबादलों में देरी, ये सवाल है। किसका संरक्षण प्राप्त है सालों से जमे मठाधीशों को, जबकि कुछ दिन पहले ही राजस्थान सरकार के GST विभाग से बड़ी चूक हुई। वैशाली नगर के एक बड़े मामले में एक बड़ी चूक हुई। राजस्थान GST की निष्क्रियता के कारण ही केंद्रीय GST DGGI विभाग ने मैदान मार दिया था और वैशाली नगर में पकड़ी थी 1004.34 करोड़ की कर चोरी। प्रकरण में करता धरता विष्णु गर्ग समेत कई 5 गिरफ्तारियां हुई थी। अब इस प्रकरण से जुड़े जानकार सूत्रों ने खुलासा किया और कहा कि SGST कमिश्नर अभिषेक भगोतिया ने अक्टूबर 2020 में जारी की थी रेड फ्लैग रिपोर्ट। वैशाली नगर और अलवर के कर चोरों को इंगित करने वाली रिपोर्ट थी। लगभग 1 महीने पहले राज्य की एंटी इवेजन अफसरों को भी पूरी सूचना मिल चुकी थी, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठे एंटी इवेजन विंग के अफसर और इसी बीच सेंट्रल GST DGGI ने इन ठिकानों पर छापा मार दिया और 1400 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी पकड़ दी। इस प्रकार राज्य GST के अफसरों की कथित मिलीभगत और लापरवाही से केंद्रीय GST DGGI ने बाजी मार दी और राज्य सरकार हाथ धोकर एक बड़े राजस्व से बैठ गई। लेकिन इतनी बड़ी चूक के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिल रहे एंटी इवेजन के अफसर। 10-10 सालों से एंटी इवेजन में ही ये अफसर जमे हुए हैं। रजनीकांत कसबा, RP बैरवा, जितेंद्र सक्सेना, दिनेश रचेचा, मनोज कबिया और विजय सिंह लंबे समय से एंटी इवेजन में जमे हुए हैं। इन अफसरों के क्षेत्राधिकार में है राज्य के सभी 9 एंटी इवेजन दस्ते, लेकिन एंटी इवेजन की निष्क्रियता के कारण नहीं हो रहा कोई अच्छा काम। इसीलिए अब इन शिकायतों के चलते SGST कमिश्नर अभिषेक भगोतिया ने दिसंबर में शुरू किया क्लीनिंग ऑपरेशन और पूरी एंटी इवेजन विंग की पुराने सभी अफसरों को हटाने का फैसला कर दिया और अपनी ट्रांसफर लिस्ट को मंजूरी के लिए भी भेजा। DSF अखिल अरोड़ा को ये लिस्ट भेजी गई। अरोड़ा ने भी अपने वैल्यू एडिशन के साथ लिस्ट अप्रूवल के लिए CMO को भेज दी। ये घटना जो हम बता रहे हैं, दरअसल ये घटना है 27-28 दिसंबर की और इसके बाद से CMO में ठंडे बस्ते के अंदर ये फाइल चली। अब CMO ने ये सारे ट्रांसफर 31 मार्च के बाद ही करने का सिद्धांतिक फैसला लिया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक एंटी इवेजन अफसरों की राजनीति और प्रशासनिक लॉबिंग के चलते ये फैसला हुआ है और इस प्रकार अब एंटी इवेजन को 31 मार्च तक अपनी लूट जारी रखने की खुली छूट मिल गई। इसी बीच CS निरंजन आर्य ने SGST कमिश्नर भगोतिया को बुलाकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन भगोतिया ने भी CS के सवालों का टूक जवाब दिया और कहा कि मैंने तो दिसंबर में ही इन सभी अफसरों को एंटी इवेजन से हटाने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन वित्त विभाग के स्तर पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे हालात में सालों से एंटी इवेजन में जमे हुए इन सभी अधिकारियों के हटाए बिना कर चोरी को रोकना कठिन होगा। अब GST और वित्त विभाग में हर किसी को निगाहें CMO के फैसले पर है। उधर प्रदेश बीजेपी कर रही इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने पर विचार।
के बाद आपका स्वागत और अब बात करते हैं जयपुर एयरपोर्ट के अफसरों की, जिनमें अब धुकधुकी होने लगी है। निजीकरण की आहट के बीच कल पहली बड़ी बैठक है। अडानी ग्रुप के सीईओ बेन जेंडी कल आएंगे जयपुर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट निदेशक और अन्य अफसरों के साथ मीटिंग होगी। पिछले सप्ताह निजीकरण का एग्रीमेंट हो चुका साइन। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों को लग रहा तबादलों का डर। सालों से जमे बैठे अफसरों को अब छोड़ना होगा अपना घर। हालांकि निजी समूह के साथ जुड़ने की नहीं किसी की भी इच्छा शक्ति। अग्निशमन शाखा के एक अफसर ने की रोचक टिप्पणी, निजी कंपनी के साथ रहेगा टारगेट और अचीवमेंट का झंझट। ऐसे में सरकारी चोटियां तोड़ना कौन छोड़ना चाहता है साहब, ये सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन डर सभी के दिल के अंदर बना हुआ है कि निजीकरण हुआ तो ट्रांसफर कहां होगा, कितना टारगेट होगा, किस तरीके से काम करेंगे। अभी ये सब डर नहीं। आखिर एमडी पद की नियुक्ति में क्या फंसा है पेच, ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जयपुर डिस्कॉम में नए एमडी की नियुक्ति से जुड़ी बड़ी खबर हम और बड़ी चर्चा। नए एमडी को लेकर लगभग एक नाम पर बन चुकी थी सहमति, फिर भी 24 घंटे गुजरने के बावजूद आदेश का हो रहा इंतजार। इस देरी के बीच एक दो अन्य दावेदार टेक्नोक्रेट भी सक्रिय हुए। सूत्रों के मुताबिक अब दावेदार टेक्नोक्रेट ने शुरू कर दी है कार सेवा। ऐसे में अब उच्च स्तर पर चर्चा की नाम पर फाइल पर ब्रेक लग गया है। फिलहाल एमडी पद को लेकर हर कोई नजर आ रहा कंफ्यूज। अब सबकी निगाह उच्च स्तर से जारी होने वाली एनओसी पर टिक गई है। लेकिन चर्चा यह है कि क्या ऊर्जावान मंत्री के वीटो से हटके हैं ये आदेश। मार्च में जीएसटी तबादले नहीं करने का अर्ध सत्य है, हम आपको बता रहे हैं। वित्त विभाग ने अब लिया है एक नया स्टैंड। इस बारे में वित्त विभाग ने अपनी सफाई दी और कहा कि मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के कारण नहीं किए जा रहे तबादले और अब 31 मार्च के बाद ही ये तबादले होंगे। दूसरी तरफ वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया और कहा कि मार्च महीने के आसपास जीएसटी तबादले होना कोई नई बात नहीं। पिछले साल भी मार्च से पहले जनवरी और फरवरी में ही सैकड़ों तबादले हो चुके हैं। 29 जनवरी 2019 को 149 सीटीओ के तबादले हुए थे, ट्रांसफर हुए थे और इसके एक सप्ताह बाद ही 6 फरवरी को भी एसीटीओ रैंक के 273 अफसरों के तबादले किए गए थे। इसलिए मार्च के आसपास तबादले नहीं करने का कोई तार्किक आधार नहीं है। जानकार सूत्रों के अनुसार इस कहानी का एक दूसरा पहलू, एंटी विजन शाखा में सालों से जमे हुए लगभग 1 दर्जन अफसरों की राजनीतिक और प्रशासनिक जोड़तोड़ के कारण अब एक बार फिर से टल गई है तबादला सूची। वहीं एसजीएसटी में 200 करोड़ कर चोरी का नया ट्रांसपोर्ट स्कैंडल और अब इस बारे में चीफ मिनिस्टर को भेजी गई है शिकायत। एसजीएसटी एंटी विजन शाखा की मिली भगत से 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा कम से कम 200 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप लगा है। गिल संधू ट्रांसपोर्ट, मधुसूदन ट्रांसपोर्ट, मेट्रो ट्रांसपोर्ट, पीसीएम ट्रांसपोर्ट और सुनील ट्रांसपोर्ट पर यह गंभीर आरोप लगे। प्रतिदिन शाहजहांपुर, रतनपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर और उदयपुर हाईवे के रास्ते 50 से 60 ट्रकों के बिना जीएसटी कर चुका है गुजारने के आरोप। सबसे ज्यादा शिकायतें एंटी विजन के 2 अफसर रजनीकांत कसबा और आरपी बैरवा के खिलाफ। लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इन दोनों के खिलाफ अभी तक एसजीएसटी और वित्त विभाग ने कोई जांच नहीं बैठाई। पिछले कई सालों से नेशनल हाईवे पर चल रहा सैकड़ों करोड़ रुपए की कर चोरी का ये गौरव धंधा क्या मुख्यमंत्री करवाएंगे इस सारे स्कैंडल की जांच, ये सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं हाउसिंग बोर्ड की सक्रियता से भूमाफियाओं को बड़ा झटका, एसीबी तक पहुंचा शहर की एक बेशकीमती जमीन का प्रकरण। नीटू बाईपास सारों की कूट पर स्थित श्रीराम कॉलोनी से जुड़ी बड़ी खबर। जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति की पदाधिकारियों पर एसीबी में दर्ज हुआ है मुकदमा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन के नियमन की प्रक्रिया शुरू करने वाले जेडीए के तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। जमीन की सुरक्षा करने में नाकाम रहे हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी और कर्मचारियों पर एफआईआर हुई है। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से अवाप्त भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर दर्ज हुई एफआईआर। 1990 में बोर्ड की तरफ से अवाप्त इस भूमि पर उस समय जेडीए ने कर दिया था नियमन की तैयारी। सोसाइटी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियमन के लिए कई सालों पहले तैयार था जेडीए, लेकिन जब 2019 में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा के संज्ञान में ये पूरा प्रकरण आया तो उनके निर्देशों के बाद नियमन के विरोध में बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस प्रकार हाउसिंग बोर्ड के दखल के बाद बैकफुट पर आ गया था जेडीए और वापस ले ली थी नियमन की प्रक्रिया।
जमीन के महत्व को देखते हुए बोर्ड ने इस मामले में एजी से करवाई थी पैरवी। जवाहरपुरी और श्री राम भवन निर्माण सहकारी समिति की मान्यता रद्द करने के लिए कमिश्नर पवन अरोड़ा ने लिखा था कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को पत्र। अभी जमीन से जुड़े कुछ लोगों ने एसीबी में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जगी आरोपियों पर कार्रवाई की आस, और अब हाउसिंग बोर्ड के पास आ सकती है करीब 1500 करोड़ के बाजार मूल्य की बेशकीमती जमीन। जब डीजीपी की प्लेट में मिठाई देखकर चौंक गए आईपीएस अफसर। दरअसल डीजीपी को कम पसंद है मिठाई, सेहत का ख्याल रख डीजीपी कम ही लेते हैं मिठाई। लेकिन आज पीएचक्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद डीजीपी ने प्लेट में सबसे पहले मिठाई रखी। डीजीपी की प्लेट में मिठाई देखकर एक वरिष्ठ आईपीएस ने कहा, साहब आज मिठाई कैसे? तो मुस्कुराकर एमएल लाठर बोले, आज का दिन तो मिठाई का ही है। डीजीपी का जवाब सुनकर हंस दिए हॉल में मौजूद आईपीएस अधिकारी। पपला की गिरफ्तारी के बाद बेहद खुश दिखाई दे रही थी आज डीजीपी एमएल लाठर साहब। चित्तौड़गढ़ जिले के सिस्टम वाले नेताजी से जुड़ी सियासी गपशप आपको बताते हैं। चांद की बातें करते हो, धरती पर अपना घर ही नहीं है। जिले की विधानसभा से पहली बार पार्टी ने दिया था युवा नेता को टिकट। पायलट कैंप से आते हैं सिस्टम वाले नेताजी। सियासी घटनाक्रम के दौरान जिले की मुख्य धारा से गायब थे नेताजी। हारने के बावजूद ऐसे रखते हैं विधानसभा क्षेत्र में दखल, मानो हारे नहीं जीते हो चुनाव। लेकिन बढ़ते विरोध के बीच पंचायत चुनाव में नेताजी का सिस्टम नहीं चला और पार्टी ने जिसे दी थी प्रधान बनने की जिम्मेदारी, उन्होंने ही पूरी कमान संभाल ली। जहां लग रहा था कैसे मिलेगी फतह, वहां मंच में हाथ खाली पार्टी का बन गया वो। और जिले में 11 पंचायत समितियों में हाथ वाली 2 पंचायत समितियों में हो गई शुमार। लेकिन अचानक से फिर आ गया सिस्टम वाले नेताजी को जोश और नगर पालिका चुनाव में जोड़ तोड़ कर दिया और 25 में से अपने चहेतों को दिला दिए 10 टिकट। ऐसे में पंचायत चुनाव वाले नेताजी को मिल रही राहत। बोर्ड बना तो पंचायत वाले नेताजी ने मेहनत की, कहीं मिली निराशा तो कहीं चला सिस्टम, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले के इस निकाय में किसी की भी साथ दांव पर नहीं।